गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम बालेश्वर प्रसाद, मंझागढ़ गोपालगंज। आज वर्ग 8 से हिंदी विषय का पाठ 10 यानी 10वां सीरीज में लेके आया हूँ, जिस पाठ का नाम है झांसी की रानी। आप इस नाम से भली भांति परिचित हैं, पहले से भी आप जानते हैं, थोड़ा बहुत नाम सुने भी हैं, इतिहास की बातें हैं। आपके हिंदी विषय में यह जिक्र किया गया है कि झांसी की रानी, यानी कि झांसी की रानी जो है, इनकी मर्दानी, इनकी बहादुरी, इनके कारनामों, इनके गुणगानों, ये सारी चीजों को इस पाठ में जिक्र किया गया है, जिसका हम अलग अलग खंडों के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा हुआ यह पाठ है। यानी इस पाठ को सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने वर्णन किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके द्वारा हम वर्णन करेंगे। ठीक है, कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी झांसी की रानी के बारे में किस तरह के वर्णन की हुई है। और मैं प्रिंस पब्लिक स्कूल से यह क्लास लेते हुए सभी बच्चों को मैं यह एक बार बताना चाहूंगा कि चाहे जो मेरे विद्यालय से बच्चे हैं या मेरे विद्यालय के कुछ अलग भी बच्चे हैं जो मेरे पढ़ाई का आनंद उठाना चाहते हैं, वह एकदम निसंकोच होकर मेरे पढ़ाई का आनंद उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाउंडेशन रखेंगे कि मेरे ही स्कूल के बच्चे यहाँ पढ़ पाए। तो एक बात ध्यान जरूर रखेंगे कि जब मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या यूज करेंगे तो उसके दाहिने हिस्से में लाल रंग से एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को जरूर आप पुश करेंगे, ताकि मुझे आपके पढ़ने का संख्या या सब्सक्राइबर का नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। पाठ में जैसे यहाँ दिया गया है झांसी की रानी के बारे में, तो कुछ ऐतिहासिक बातें हैं जिस इतिहास में, यानी जब हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कहा जाए तो महिलाओं की तरफ से झांसी की रानी का, इनकी बहादुरी का व्याख्या करना, जितना व्याख्या किया जाए वो बहुत ही कम है, क्योंकि अलग अलग जगहों से अलग अलग ढंग से यह आंदोलन को चलाने का कार्य किया गया। इस आंदोलन के अग्रणी के रूप में जैसे कहा जाता है कि मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से जब शुरू किया तो दिल्ली तक लेकर पहुंचे और ये पूरे भारतवर्ष में यह आंदोलन चला। हम लोग उसी समय स्वतंत्र हो गए होते, लेकिन हमारे कुछ रणनीति जो थी, वह रणनीति के हम खुद अपने ही रणनीति के शिकार हो गए और अंग्रेजों को हम अपने भारत से उस समय हटाने में सफल नहीं हो पाए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हम लोग के बीच में कैसे बातों को कहना चाहती है इस झांसी की रानी के संदर्भ में। तो देखिए, सबसे पहले है कि सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, सिंहासन हिल उठे। यानी जो सिंहासन पर बैठे हुए लोग थे, जो विदेशी ताकतें थी, उनका सिंहासन हिल गया। एक महिला के बदौलत, एक महिला के कारण उनका सिंहासन हिलने लगा। राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, जो राजवंश थे भ्रिकुटी तान के अपने ललाट को इस भारत के भाग्य विधाता समझ रहे थे, उनके सिंहासन जो थे हिल गए। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। यह बूढ़ी भारत जो था, यह बूढ़ा भारत हो चुका था, जहां लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि अब हम फिर से आजाद होने वाले हैं, क्योंकि गुलामी की लत लग गई थी हम सब भारतवासियों को। हम गुलाम रहना चाहते थे, क्योंकि हम आजादी के बारे में तो सोच नहीं पा रहे थे। तो बूढ़ी भारत में आई फिर से, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी। आप समझ रहे हैं मित्रों कि गुमी हुई आजादी, यह आजादी जो था गुम हो गया था, हमारे देश से छुप गया था, लोगों की नजर से गायब हो गया था, ओझिल हो गया था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हम आजाद भी हो सकते हैं। लेकिन बाद में इस महिला ने, इस क्रांतिकारी महिला ने, इस भारत के सुपुत्री ने हम लोगों को मन में एक विश्वास पैदा कर दिया कि दूर फिरंगी क्यों करने को सबने मन में ठानी थी, इस फिरंगियों को अब हम दूर करके रहेंगे। सभी ने मन में यह एक बीड़ा उठा लिया, एक संकल्प ले लिया। चमक उठी सन 57 की, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वाह, चमक उठी सन 57 में तलवारें चमकने लगी थी।
क्यों तलवारें चमकने लगी थी? क्योंकि लड़ाई की कीमत तो सबने पहचान लिया था, और लड़ाई की कीमत सबने पहचान लिया था। तो बुंदेले हर बोलो के बुंदेलखंड वाले जो थे, इतिहास के बुंदेलखंड जो नाम पढ़ते हैं, बुंदेलखंड वालों के मुंह से यह कहानी हमने सुना था। सुभद्रा कुमार चौहान ने अपने शब्दों में कहने का प्रयास किया है कि बुंदेलखंड वालों के मुंह से हमने एक कहानी सुना था कि खूब लड़ी थी मर्दानों की तरह। वह महिला होते हुए भी एक मर्दाने से भी आगे बढ़ के इस युद्ध में हिस्सा लिया और मर्दानों की तरह लड़ी थी। कौन थी वह? झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्ची ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। यानी देखिए, नाना का मतलब नाना जी नहीं, नाना का मतलब नाना फडणवीस जी, जो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। वो भी कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। कानपुर के जो नाना जी थे, नाना फडणवीस जी, उनकी मुंह बोली बहन थी और वह छबीली बहन थी, बहुत तेज बहन थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की, यानी उसका बचपन का नाम लक्ष्मीबाई, नाम पिता के द्वारा दिया गया उनका नाम था, वह नाम लक्ष्मीबाई था। पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। अपने नाना जी के साथ, यानी नाना फडणवीस जी के साथ वो खेली थी, नाना फडणवीस जी के साथ वो पढ़ती थी। और उनका सहेली देखिए, हम लोग अपने मित्र के रूप में मित्र को चुनाव करते हैं, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने सहेली के रूप में किसका चुनाव करती है? बर्छी, ढाल, कृपाल, कटारी, यही उसकी सहेली थी। बर्छी उनकी सहेली थी, ढाल उनकी सहेली थी, कृपाल उनकी सहेली थी, कटार उनकी सहेली थी। यानी जितने लड़ने के हथियार होते थे, बचपन से ही उसी हथियार से वे अपने आप को वो जुड़ चुकी थी, और ऐसे जुड़ गई थी जैसे उसको अपना मित्र यानी अपना सहेली समझ बैठी थी। वीर शिवाजी की कथाएं उसको याद जवानी थी, वीर शिवाजी की कथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छात्रों, यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ वीर शिवाजी यानी शेर शिवाजी का नाम आप सुने हैं। तो शेर शिवाजी के गाथा के रूप में अगर हम सुनते हैं, कथा के रूप में सुनते हैं, व्याख्या अगर हम सुनते हैं, तो उसको याद जवानी थी, माने उसको एकदम जवानी याद था। क्योंकि यहाँ कवित्री कह रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने यह कहानी सुना था कि खूब लड़ी थी वो मर्दानों की तरह, जंग लड़ी थी। क्योंकि वो कौन थी? वो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी? लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार? लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार? देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की बार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों की बाल। नकली युद्ध बिहू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उनके पिरे खिलवाड़। ध्यान दीजिए इन शब्दों पे, इन बातों पे, इन पंक्तियों पे कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी। वो लक्ष्मीबाई नाम था, लेकिन लक्ष्मी थी या दुर्गा थी? वो लक्ष्मी का रूप पकड़ने वाली थी, वह दुर्गा का रूप पकड़ने वाली थी। वह स्वयं एक वीरता की अवतार थी, एक ऐसी अवतार थी जो वीर महिला के रूप में कहा जा सकता है, वीरांगनी के रूप में कहा जा सकता है कि स्वयं वीरता की अवतार थी। देख मराठा वाले भी पुलकित हो गए, यानी आश्चर्यचकित हो गए उसके तलवारों की बार। जब उसने तलवार से वार करना शुरू किया, उसने तलवार चलाना शुरू किया, तो मराठा वाले भी पुलकित हो गए, आश्चर्य करने लगे। नकली युद्ध बिहू की रचना, वो हमेशा नकली युद्ध बिहू की रचना करती रहती थी। बचपन से ही उसे यह सब काफी पसंद हुआ करता था। बचपन से ही वह युद्ध बिहू की रचना करने में काफी माहिर हुआ करती थी। खेलना खूब शिकार, और दूसरा काम ये होता था कि शिकार करने का भी वो काम करती थी। वह जंगलों में जाके पुरुषों की तरह अक्सर शिकार खेलती थी, सैन्य को घेरने का काम करती थी, दुर्ग तोड़ने का काम करती थी। क्योंकि यह उसकी सब आदतें थी, उसके स्वभाव थे। बचपन से ही उसके मन में इस तरह की विचारधाराएं थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
महाराष्ट्र कुलदेवी, महाराष्ट्र के कुलदेवी के बारे में कहा जाए कि अगर कुलदेवी कोई है तो कुलदेवी के रूप में कहा जाता है कि आराध्य भवानी थी। एक तरह की वो आराध्य रूप में भवानी मानी जाती है। वह आराध्य भवानी के रूप में आ गई थी, क्योंकि बुंदेले हर बोलो के मुंह सुभद्रा कुमारी चौहान जी बता रही हैं कि हमने यह कहानी सुना था और खूब लड़ी थी वो मर्दानों की तरह, क्योंकि वह जो थी वह महिला नहीं होकर वह तो एक झांसी वाली रानी थी जो मर्दानों की तरह लड़ाई लड़ी थी, मर्दानों से बढ़ चढ़ के लड़ाई लड़ी थी और एक ऐतिहासिक महिला बनी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की बिरुदावली सेवा आई झांसी में। यानी यहाँ कवित्री का कहना है कि हुई वीरता की वैभव, जब उसके वीरता का व्याख्या किया गया, बखान किया गया, तो बखान करने के बाद उनका सगाई किया गया झांसी में उनका सगाई किया गया और ब्याह हुआ। जब उनका विवाह किया गया तो रानी बनकर कहाँ चली आई? वह झांसी की रानी बनकर चली आई, क्योंकि लक्ष्मीबाई झांसी, वो लक्ष्मीबाई जो थी वह वहां से झांसी में चली आई। राजमहल में बजी बधाई, राजमहल में जब बधाइयां बजने लगी तो खुशियां झांसी में छाने लगी। सुभट बुंदेलों की बिरुदावली शिवाज आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो झांसी वाली रानी थी। यानी चित्रा ने अर्जुन को पाया, चित्रण करने के बाद उसके अंदर अर्जुन को देखा गया। शिव से मिली भवानी थी, क्योंकि वह ऐसी भवानी थी जो शिव से मिली हुई थी। और बुंदेले हर बोलो के मुंह सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने एक कहानी सुना था। किसकी कहानी सुना था? झांसी वाली रानी की कहानी सुना था। अगले पंक्ति में चौहान जी हम लोगों से फिर कहना चाहती हैं, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चुड़िया कब भाई। रानी विधवा हुई है, विधि को भी नहीं दया आई। यानी कवित्री कह रही है, यहाँ दुख भरे बात है कि उदित हुआ सौभाग्य, जैसे ही सौभाग्य उदित हुआ मुदित महलों में उजियाली छाई। इस मुदित महलों में, झांसी के महलों में जब खुशियां छा गई, किंतु कुछ पल के बाद, कुछ दिनों के बाद कालगति जो था, यह समय था जो चुपके काली घटा घेर कर उस महलों में लेके चला आया। वह काली घटा क्या था? तीर चलाने वाले कर में उसने उसे चुड़िया का भाई। वह तीर चलाने वाला कर यानी हाथ था उसका, तीर चलाने वाला हाथ था। उसके हाथों में चूड़ी कभी पसंद ही नहीं था। वह तीर चलाने वाले हाथों में चूड़िया कभी भाता ही नहीं था। रानी विधवा हुई है, लेकिन देखिए बहुत दुख की बातें है कि रानी विधवा हो गई। यानी उसके पति अब मर चुके हैं। इस तरह से विधि को भी नहीं दया आई। इस विधि को लिखने वाले इस ईश्वर को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। ये राजा जी जो थे निसंतान, बिना संतान के ही मृत्यु को पा गए। रानी शोक समानी थी, रानी शोक सागर में डूब गई। रानी बिल्कुल शोक सागर में डूब गई। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान जी बता रही हैं कि बुंदेलखंड वालों के मुंह से हमने जुबानी रूप से इस कहानी को सुना था, इसलिए वह झांसी वाली रानी थी जो इस सब रूपों में हुआ करती थी, इस सब रूपों में थी। बुझा दिव झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, बुझा दिव झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। ध्यान दीजिए बातों पे कि डलहौजी जो ऐतिहासिक बातें हैं कि डलहौजी ने राज्य हड़प करने की नीति भारत में शुरू किया था। तो जैसे ही झांसी के राजा मृत्यु को प्राप्त करते हैं, मृत हो जाते हैं, उस समय बुझा दिव झांसी का दिया बुझ जाता है। झांसी के संतान भी नहीं है, तो बुझा दिव झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। डलहौजी जो था मन में काफी खुशी लेके पहुंचा। क्या खुशी लिया मन में? कि राज हड़प करने का उसने
राज्य को अब हड़प लेने का इससे अच्छा उसको अब कुछ दूसरा कोई अवसर मिलने वाला नहीं था। फौरन फौजें भेज दुर्ग यानी तुरंत अपने फौजों को उस झांसी के दुर्ग के पास भेजा और अपने झंडा को क्या किया, फहराया। लावारिस का वारिस बनकर वो लावारिस राज्य का अब वारिस बनने के लिए वो तैयारी में आ गया। ब्रिटिश राज्य झांसी आया। ब्रिटिश राज्य जो था वारिस बनने के लिए झांसी की तरफ चल दिया, क्योंकि उस राज्य को हड़प करने की सोच बन गई थी लॉर्ड डलहौजी की। इस तरह से अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, रानी हुई वीरानी थी। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, रानी हुई वीरानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो झांसी वाली रानी थी। अश्रुपूर्ण माने आंसू से भरा हुआ ये रानी जो थी वीरानी हो गई थी, क्योंकि वो वीरानी पूरी तरह से वो देख रही थी कि राज्य जो है अब वीरान हो चुका है। इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी यहाँ बता रही है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह, यानी बुंदेलखंड वालों के हर व्यक्तियों के मुंह से मैंने इस तरह की कहानी को सुना था। किसके बारे में सुना था? तो ये झांसी वाली रानी के बारे में सुना था। फिर अगले पंक्ति में चौहान जी बता रही हैं कि अनुनय विनय नहीं सुनता, अनुनय विनय नहीं सुनता है बिकट फिरंगी की माया। अनुनय विनय नहीं सुनता है बिकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया करता था वह जब यह भारत आया। व्यापारी बन दया करता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। यानी देखिए ध्यान से, ये सारी बातें इतिहास की है, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान जी कितने अच्छे ढंग से हमारे कविता में इस तरह के बातों को लिख दी है कि हमें इसे याद करने के बाद समझ में आता है, इसे पढ़ने के बाद समझ में आता है कि आखिर में रानी लक्ष्मीबाई कैसे कैसे समस्याओं को झेली थी और किन किन समस्याओं से अवगत हुई थी। अनुनय विनय नहीं सुनता, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी अनुनय विनय विनती करना नहीं सुनता था। बिकट फिरंगी की माया, या जितने बिकट फिरंगी थे, जितने या विदेशी ताकतें थी भारत में, व्यापारी बन दया चाहता था। एक दौर था जब सबसे पहले यह फिरंगी लोग व्यापारी बन के भारत आया था, और व्यापारी बन के भारत आने के बाद वे भारत को ही व्यापार करने लगे, क्योंकि वो भारत में व्यापार करने आए थे, भारत से व्यापार करने आए थे। अब वो भारत को ही व्यापार करना शुरू कर दिए, और क्योंकि वो व्यापारी थे ही, और व्यापारियों को कभी माया नहीं आती है। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी अपना पैर पसार चुका था। राजाओं के लिए नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। जितने नवाब जितने राजा थे सभी को उसने पैरों से ठुकरा दिया था। रानी दासी बनी या दासी अब महारानी थी। रानी दासी बनना पसंद नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो तो एक महारानी थी, और वो दासी बनना पसंद नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके इच्छा के विरोध था, इच्छा के खिलाफ था। इसलिए बुंदे लो हर बोलो के मुंह, यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने सुना है कि खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। छीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सितारा, कर्नाटक की कौन बिसात। उदयपुर तंजौर सितारा, कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्र निपात। ध्यान से समझिए बच्चों कि तुरंत ही राजधानी दिल्ली जो था उसको छीना गया था अंग्रेजों के द्वारा, और लखनऊ को बातों बात में छीन लिया गया था, ले लिया गया था। कैद पेशवा था, पेशवा जो पद हुआ करता था, पेशवा था वह कैद हो चुका था, और इसके साथ वह बिठूर में भेज दिया गया था। हुआ नागपुर पर भी घात। इस तरह से नागपुर पर भी घात किया गया। उदयपुर था, तंजौर था, सितारा था, ऐसे ऐसे राज्य थे, कर्नाटक थे। इस सब की क्या औकात थी? ये तो छोटे छोटे राज्य थे, इसकी तो अपनी कोई विशेष औकात भी नहीं थी। छोटे छोटे राज्य अंग्रेजों से क्या लोहा ले सकते हैं, जब दिल्ली राजधानी ही छिना चुका था और इतने बड़े बड़े राजाओं को यहाँ कैद कर लिया गया था। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हाल फिलहाल में ही वज्रपात हुआ था, बम वहां बरसाए गए थे। तो बताइए कि किस तरह से बंगाले, मद्रासे आदि की भी तो यही कहानी थी। बंगाल की स्थिति वही था, मद्रास की भी कहानी वही था। तो उस दशा में रानी लक्ष्मीबाई क्या कर पाती? इसलिए
सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो देखा है, जो सुना है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह, उसने जो कहानी सुना है उसी कहानी का तो जिक्र की है कि हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो झांसी वाली रानी थी। अगले पंक्ति में फिर से इस बातों की चर्चा कर रही है सुभद्रा कुमारी चौहान जी कि रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो नौलखा हार। देखिए कितनी दुख की बात है भारत के लिए और कितने शर्म की बात थी उस समय के लिए कि रानी हुई रनिवासों में रानी रनिवास में, बेगम गम में थी बेजार, बेगम जो थी गम में बेजार थी, काफी गम में भरी हुई थी, उनके गहने उनके कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजारों में ले जाकर, खुलेआम उसकी डाक बोले जाते थे, सरेआम नीलामी छापे जाते थे, अखबारों में नीलामी आती थी और अखबारों में ऐसे नीलामी आती थी कि नागपुर के जेवर ले लो, कानपुर के नौलखा हार ले लो। और इस तरह से लोग क्या करते थे कि नीलामी करते थे, उस नीलामी में ये सभी कपड़े और गहने रानियों के बेचे जाते थे। ये हमारे देश के लिए प्रतिष्ठा की बात हुआ करता था। यो पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी, क्योंकि विदेशियों के ये पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी थी मर्दानों की तरह, क्योंकि वह कौन थी? झांसी वाली रानी थी। अगले पंक्ति में सुभद्रा कुमारी चौहान फिर बताना चाहती हैं कि कुटियों में थी विषम वेदना, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सम्मान, बहिन छबीली ने रण चंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। ध्यान से समझिए, इसमें बहुत अच्छी बातें कही गई है और बहुत दुख की बातें कही गई है कि कुटियों में थी विषम वेदना, कुटिया में एक विषम वेदना थी, विषम वेदना माने दुख था, महलों में आहत एक तरह का अपमान किया जाता था, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, जो वीर सैनिक थे अपने पूर्वजों के अभिमान को बचाने का प्रयास करते थे, लेकिन इस फिरंगियों के सामने बचाना बड़ा मुश्किल हो गया था। नाना साहब थे, धुधु पंत साहब थे, पेशवा बाजीराव थे, जुटा रहा था सब सम्मान, सभी लोग अपने सम्मान को जुटाने का प्रयास में लगे हुए थे। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, बहन छबीली जो थी रणचंडी का रण में चंडी का रूप पकड़ ली, इस रणभूमि में चंडी का रूप पकड़ ली और चंडी का रूप पकड़ के उसने आह्वान कर दिया कि हम ऐसे बेइज्जती को सहने के लिए तैयार नहीं हैं, हम इतने बेइज्जतियों को सहने वाले नहीं हैं। इस तरह से हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, हुआ यज्ञ यानी युद्ध रूपी यज्ञ था, उसको तो जगा दी इसने, क्योंकि यह यज्ञ जगाना ही था उनको, यह सोया हुआ यज्ञ था, इस यज्ञ को जगाना था। और बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान जी बता रही हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, क्योंकि बुंदेले हर बोलो के मुंह उन्होंने कहानियों को सुना था कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अगले पंक्ति में फिर सुभद्रा कुमारी चौहान जी बता रही हैं कि महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर्मन से आई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर्मन से आई थी, झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छानी थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचानी थी। यहाँ महलों ने दी आग, महल जो था उसने आग दिया, आग यानी आवाजें दिया, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई, झोपड़ी जो थे छोटे छोटे झोपड़ी, सैनिकों के झोपड़ी, यहाँ के मजदूरों के झोपड़ी, उसने क्या ज्वाला सुलगाने का काम किया। यह स्वतंत्रता की चिंगारी थी एक तरह की, देश में स्वतंत्रता की चिंगारी लग गया था सबके अंदर, अंतर्मन में से आ चुकी थी, सभी के मन में ये इच्छाएं हो गई थी कि अब हम पराधीन नहीं रह सकते हैं, अब हमें स्वतंत्र रहना है। इस तरह से झांसी चेती, दिल्ली चेती, झांसी ने चेत लिया, झांसी ने सोच लिया, दिल्ली ने भी सोच लिया।
लखनऊ लपटे छाई थी, लखनऊ में भी यह लपटे छा गया था, यह आग की लपटे लखनऊ तक पहुंच गया था, मेरठ में भी पहुंच गया, कानपुर में भी पहुंच गया। इसके बाद पटना ने भारी धूम मचाई थी, पटना में भी भारी धूम यह मचा हुआ था। जबलपुर कोल्हापुर में भी देखिए कि जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, कुछ ऐसे हलचल थे जिसको उकसाने का काम करना था, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के कथन में कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अगले पंक्ति में फिर सुभद्रा कुमारी चौहान जी बता रही है कि इस स्वतंत्र महायज्ञ में कई बीरवर आए काम, इस स्वतंत्र महायज्ञ में कई बीरवर आए काम, नाना धुधुपंत तांतिया चतुर अली मुला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर, अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ऐसे ऐसे शब्दों को, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व को यहाँ सामने प्रकट कर रही हैं कि इस स्वतंत्र महायज्ञ में, इस स्वतंत्र रूपी महायज्ञ में कैसे कैसे हमारे वीर पुरुष, वीर महिला सामने बढ़कर आए कि इस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में कई बीरवर काम आ गए, क्योंकि नाना साहब, धुधुपंत साहब, तात्या टोपे, चतुर अजीमुल्ला खान सरनाम और अहमद शाह मौलवी के नाम यहाँ सामने रखने का काम किए सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठाकुर के नाम आप देख रहे हैं, बाबू बिर कुंवर सिंह जिन्हें भारत का बूढ़ा शेर कहा जाता है, हमारे बिहार जगदीशपुर के रहने वाले हैं। सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, ये भारत के इतिहास गगन है जहाँ इन सभी व्यक्तित्वों का नाम हमेशा अमर रहेगा, हमेशा आगे रहेगा और हम इन्हें एक ऐतिहासिक रूप से याद रखेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, लेकिन आज यह जुर्म कहलाती उनकी जो यह कुर्बानी थी, क्योंकि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान जी बता रही है कि हम बुंदेले हर बोलो के मुंह से यह कहानी सुने थे कि खूब लड़ी थी मर्दानों की तरह, क्योंकि वह तो झांसी वाली रानी थी। अगले पंक्ति में यहाँ फिर से बता रही है सुभद्रा कुमारी चौहान जी कि इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बड़ी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। ध्यान से देखिए बच्चों, इनकी गाथा छोड़ चले, अगर हम इनकी कथा को छोड़ चले तो हम देखेंगे कि चलते हैं झांसी के मैदान में कि अब रानी लक्ष्मीबाई का कौन सा कारनामा सामने आता है कि झांसी के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई अपने कारनामे को दिखा रही है। जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई वहां पे खड़ी है झांसी के मैदानों में। और किस तरह से खड़ी है तो मर्दानों के बीच में खड़ी है, पुरुषों के बीच में खड़ी है, एक मर्दानी के अवतार में खड़ी है। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट वाकर था जो सामने आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, जवानों को लेकर एक टोली लेकर जब आगे बढ़ा तो इसके साथ रानी ने तलवार खींच ली। रानी वहां थोड़ा सा भी सहमी नहीं, उसने तलवार खींच ली और हुआ द्वंद आसमानों में। ऐसा द्वंद आसमान में गूंजने लगा, ऐसी आवाजें गूंजने लगी कि जख्मी होकर वाकर भागा। उसे अजब हैरानी थी, जख्मी हो गया वाकर रानी के तलवारों से और उसे गजब हैरानी हुआ कि अरे ये महिला भी हमारे जैसे सैनिक को घायल कर सकती है। और वो मैदान छोड़ के भागा, वहां से मैदान छोड़कर निकला। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान फिर बता रही हैं कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने कहानी सुना था, क्योंकि वह ऐसे लड़ी थी मर्दानों की तरह, वह तो एक झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई करसो मिल निरंतर पार, रानी बढ़ी कालपी आई करसो मिल निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी बढ़ी कालपी आई, रानी आगे बढ़ते चली गई, रुकी नहीं वहां से, वह आगे बढ़ती चली गई। 100 मील तक वह निरंतर चलते रह गई। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, घोड़ा थक कर भूमि पर गिर गया, स्वर्ग सिधार गया, वह घोड़ा मर गया। जमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर से रानी से लोहा लिया और वहां अंग्रेजों को मुंह की खाई खानी पड़ी, हार मानना पड़ा। विजयी रानी आगे चल दी, वह विजित होते हुए रानी आगे चल दी और कर लिया उसने तुरंत ग्वालियर पर अधिकार।
ग्वालियर जो राज्य था उस राज्य पर रानी ने अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, अंग्रेजों के मित्र के रूप में थे सिंधिया साहब। सिंधिया जो थे, सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, क्योंकि वो राजधानी छोड़ के भागे थे। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, क्योंकि बुंदेलखंड वालों के मुंह से सुभद्रा कुमारी चौहान जी बता रही हैं कि हमने एक कहानी सुना था कि यह एक ऐसी वीरांगनी थी, एक ऐसी महारानी थी जिसने इस तरह के कृत्यों को किया, ऐसे कार्यों को किया। फिर अगले पंक्ति में वो बता रही हैं कि विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उनके मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। यहां ध्यान देने वाली बातें हैं कि विजय मिली, लेकिन विजय लंबे समय तक नहीं रह सका। अंग्रेजों की फिर सेना सामने से घेर लिया रानी लक्ष्मीबाई को। अब के जनरल स्मिथ सामने आ गया था, अंग्रेजी जनरल जो था स्मिथ सामने आ गया था। उसने मुंह की खाई थी, वह भी वहां से हार मान लिया और हार मानकर पीछे भागा, क्योंकि इनकी दो सखियां थी जो सखियों को अपने साथ अपने संरक्षक के रूप में रखती थी। दोनों सखियों का नाम कान्हा और मंदरा हुआ करता था, और दोनों सखियों को रानी लक्ष्मीबाई खुद अपने हिसाब से ट्रेनिंग भी दी थी। तो उनके ट्रेनिंग का देने का नतीजा देखिए कि कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी। कान्हा और मंदरा सखिया जो थी दोनों रानी के संग आई थी इस युद्ध भूमि में। और इस युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। युद्ध क्षेत्र में वह भी भारी मार मचा कर रखे हुए थे और ऐसे अपनी स्थिति को दर्शा रहे थे जैसे एक वीरांगना की तरह वह भी अपने आप में कान्हा और मंदरा दिखा रही थी। जब पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी वो रानी थी। तब तक अब पीछे से हीरोज आ गया, जनरल हीरोज जब पहुंचा तब तक रानी वहां पे घिर गई थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान जी बता रही है कि बुंदेलखंड वालों और के हर व्यक्तियों के मुंह से मैंने यह कहानी सुना है कि खूब लड़ी थी वह मर्दानों की तरह, क्योंकि वह झांसी वाली रानी थी। तो ही रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, तो ही रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पे वार। यहाँ अब दुख की घड़ियां आने लगी छात्रों, क्योंकि यहाँ जैसे यूरोज आया, यूरोज आने के साथ तो भी रानी मार काट करती चली सैन्य के पार, सेनाओं को पार करते हुए, सेनाओं को मारते हुए, काटते हुए और आगे बढ़ते हुए चलती जा रही थी। किंतु सामने एक बहुत बड़ा नाला आ गया था, जिस नाला को पार करना बहुत संकट की स्थिति आ गई थी रानी के लिए, क्योंकि घोड़ा अड़ा, घोड़ा वहां जाकर नाला के पास अड़ गया, रुक गया। इसलिए रुक गया क्योंकि वह घोड़ा नया था, वह रानी लक्ष्मीबाई के घुड़सवारी को नहीं जानता था। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा जो था वह 100 मील लगातार दौड़ने के बाद वह स्वर्ग को सिधार गया था, और ये नए घोड़े के कारण रानी लक्ष्मीबाई को समझ नहीं पाया, इनके घुड़सवारी की स्थिति को नहीं समझ पाया, जिसके कारण वहां अड़ गया। इतने में आ गए सवार। इसी बीच में जो पीछे से सवार थे घुड़सवार, वह रानी लक्ष्मीबाई को चारों तरफ से घेरने का काम किया।